हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। कहानी का फुल मजा लेने के लिए प्लीज लास्ट तक बने रहें। मैं जब सुमित्रा के घर पहुंचा तो शाम के 7 बज रहे थे। वो कपड़े प्रेस कर रही थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई। उसकी कातलाना मुस्कान पर मैं पागल हो गया था, पर मैंने कंट्रोल किया और उससे पूछा, कहा है सुरेश भाई? वो बोली कपड़े देने गए हैं। मैंने पूछा कब तक आएंगे? वो बोली 9 बजे तक। मैंने कहा सामान लाया हूं रात के प्रोग्राम का। वो बोली जब वो आ जाएगा तब आ जाना, वैसे भी पीकर आएगा, पर मैं उसको बोल दूंगी कि बाबूजी का जन्मदिन है, वो हमें पार्टी दे रहे हैं। मैं सामान लेकर कमरे पर आ गया। 9 बजे रात को मैं सुमित्रा के घर पहुंचा। सुरेश भाई तो टुन थे। वो झूम रहे थे। नशे में ही बोले, बाबूजी जन्मदिन की बधाई हो। मैंने कहा, ऐसे कैसे सुरेश भाई, आओ साथ में एंजॉय करते हैं। तभी मैंने थैले से शराब और बियर की बोतल निकाली तो वो बहुत खुश हुआ। मैंने 2 ग्लास सुमित्रा से लाने को कहा। अपने ग्लास में कम और उसके ग्लास में ज्यादा शराब डालकर उसमें बियर मिला दी। वो तो भाई पक्का बेवड़ा निकला। एक सांस में ही पूरी पी गया। अभी मेरा ग्लास मुंह से भी नहीं लगाया था। मैंने फिर से उसका ग्लास बियर और शराब से भर दिया। वो उसे भी सटक गया। मैंने उसे खाने के लिए कहा, पर वो तो जमीन पर ही पसर गया था। तब मैंने और सुमित्रा ने उसे पकड़कर एक तरफ लेटा दिया। मैं समझ गया था कि ये बेवड़ा अब सुबह तक उठने वाला नहीं है। अब मैंने सुमित्रा को गोद में उठा लिया और सीधा बेडरूम में ले गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूं आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, ये कहानी मेरे पड़ोस में रहने वाली भाभी की है। मेरा नाम सुभाष है। मैं बड़ौदा, गुजरात में रेलवे की 4 महीने की ट्रेनिंग करने गया था। रेलवे कॉलोनी में क्वार्टर खाली नहीं होने के कारण मैं पास ही के एक सोसाइटी में कमरा लेकर रहने लगा। खाना तो दोनों समय पर घर पर ही बनाता था, लेकिन कपड़े सोसाइटी के बाहर कोने पर एक कमरे के बने मकान के बाहर टीन शेड के बरामदे में रह रही धोबन से धुलवाकर प्रेस करवा लेता था। मेरे आने जाने का रास्ता भी वहीं से था। अब धोबन भाभी के बारे में बताता हूं। उनका नाम था सुमित्रा। बेहद खूबसूरत उम्र। यही कोई 25 से 26 साल 1 साल के बच्चे की मां थी। वैसे कोई कह नहीं सकता था कि इसका एक बच्चा भी होगा। वही सुमित्रा का पति सुरेश भाई भाभी से उम्र में 6 या 7 साल बड़ा था। चेहरे पर चेचक के दाग थे। सुमित्रा भाभी के साथ दूर दूर तक उसकी कोई जोड़ी नहीं फिट होती थी। मैं अक्सर ऑफिस से लौटते समय उनके क्यूट से बच्चे को गोद में लेकर खिलाता सुमित्रा भाभी मुझसे काफी मुस्कुराकर बातें किया करती थी। ज्यादातर कपड़े भाभी ही बाहर लगे। मेज पर प्रेस करती। सुरेश भाई घर घर से कपड़े इकट्ठे करते, उन्हें 4 किलोमीटर दूर नहर पर धोकर लाते। कपड़े धोने का काम वो सोमवार और शुक्रवार को करते थे। सुबह उठकर पोटला बांधकर साइकिल पर निकल जाते और शाम होते होते अंधेरा होने तक वापस लौट कर आते। उनकी कमजोरी थी वो रोज देसी शराब पीने की। जब कपड़े नहर पर लेकर जाते तो भी शराब का आधा साथ लेकर जाते। दोपहर को खाना खाने से पहले जरूर लगाते। रात को तो निश्चित रोज का काम था। भाभी सारा दिन कपड़े प्रेस करती, बच्चा झूले में लेटा रहता। एक बात और उनके घर पर सोसाइटी का कोई भी व्यक्ति नहीं आता था, क्योंकि कपड़े लाने और पहुंचाने का काम सुरेश भाई करते थे। उनका कमरामैन रोड से थोड़ा अंदर की ओर था, जहां से कुछ नहीं दिखता था। सिर्फ मैं ही अपना टाइम पास करने के लिए उनके पास बैठता था। सुरेश भाई से भी मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वैसे सुरेश भाई कम ही मिलते थे। सिर्फ सुमित्रा भाभी ही मिलती थी, वो भी मुझसे। हंस हंसकर बात करती वो भी मुझ में इंटरेस्ट लेने लगी थी।
एक दिन मैंने कहा, भाभी आप इतनी सुंदर हो, और ये बताओ सुरेश भाई का तो आपके साथ जोड़ मिलता ही नहीं है। आपने इनमें क्या देखा जो इनसे शादी कर ली? इतना सुनना था कि भाभी उदास हो गई। मैंने कहा, सॉरी, मेरे पूछने को बुरा लगा हो। तो उन्होंने एक गहरी सांस लेकर अपनी आपबीती बताने लगी। सुभाष भाई, मेरी शादी इनसे मेरी मर्जी से नहीं हुई है। इसने मुझे मेरे बाप को 1 लाख रुपए देकर खरीद कर शादी की है। इसकी पहली लुगाई मर गई थी। मेरे घर में मेरा बाप ही था। वो भी शराबी मां बचपन में ही मर गई थी, जब मैं छोटी थी। मेरा बाप बहुत कमीना इंसान था। 2 साल पहले एक रात शराब के नशे में वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मुझे जान से मारने की धमकी देकर रोज रात को शराब पीकर मेरे साथ जबरदस्ती करता। फिर एक दिन उसे अटैक आया और वो अस्पताल में भर्ती हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया, पैसे थे नहीं। ये सुरेश उनका परिचित था। दोनों एक साथ पीते थे। सुरेश के सामने उसने प्रस्ताव रखा कि तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो और सुमित्रा से शादी कर लो। सुरेश के आगे पीछे भी कोई नहीं था। सिर्फ ये जो खोली है, ये इसके नाम थे, जो कि इसके माँ बाप इसे देकर मर गए थे। ये भी ऐसे ही कपड़े धोने, प्रेस करने का काम करता था। लोगों को समय पर कपड़े नहीं देता था। काम बंद सा ही था। मेरा बाप अस्पताल में भर्ती था। मैं मन मारकर सुरेश से मंदिर में शादी करके यहाँ आ गई। मेरा बाप अस्पताल में इलाज के दौरान चल बसा। मैं सुरेश के साथ यहाँ आ गई। मेरे पेट में बच्चा था। ये सुरेश को भी नहीं पता था। फिर कुछ महीने बाद ये किट्टू पैदा हुआ। सुरेश को तो ये पता है कि किट्टू उसकी जोरदार प्यार करने से 7 महीने में ही पैदा हो गया है। ये बातें करते समय हम दोनों कमरे में आ गए। वो बोली, मुझे नहीं पता कि मैंने ये सब बातें आपसे क्यों की है, पर आप मुझे अच्छे लगने लगे हो। मैंने उसे अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। वो बोली, बाबूजी, सुरेश के आने का समय हो गया है। उसने अपने कपड़े ठीक किए। बाबूजी, मुझे आज सही से प्यार करने वाला मिला है। मैं वहां से निकल गया। गली से मैं निकला ही था कि सुरेश दूर से आता दिखा। वो बोला, कैसे हो बाबूजी, क्या ड्यूटी से आ रहे हो? मैंने कहा, सुरेश भाई, इतनी बात करके हम दोनों निकल गए। गुरुवार को शाम को मैं जब ड्यूटी से लौट रहा था तो सुमित्रा मुझे प्रेस करती मिली। मुझे देखकर एक स्माइल दी। मैं रुक गया। मैंने पूछा, कैसी हो? वो बोली, मैं ठीक हूं। मैंने कहा, सुरेश भाई कहां पर हैं? उसने कहा, वो कपड़े लेने गए हैं। मैंने कहा, कब तक आएंगे? वो बोली, देर हो जाएगी। मैं बोला, कितना? उसने कहा, 9 बजे तक कपड़े तो 7 बजे तक देकर पैसे ले लेता है, फिर दारू के ठेके पर पीने बैठ जाता है। वो बोली, चाय बनाती हूं, पीकर चले जाना। मैंने कहा, ठीक है। वो अंदर चाय बनाने चली गई। बोली, अंदर आ जाओ। मैं कमरे में अंदर चला गया। उसने मुझे स्टूल पर बैठने को कहा। वो बोली, कल सुबह सुबह नहर पर कपड़े धोने जाएगा। मैंने कहा, कितने बजे जाएगा? वो बोली, सुबह 7 बजे निकल जाएगा और रात को 9 बजे तक ही लौटेगा। मैंने पूछा, खाना नहीं बनाया? वो बोली, दोपहर का रखा है। मेरा तो हो जाएगा। सुरेश शाम को जब पी लेता है तो नशे में खाना नहीं खाता, बेहोश होकर बिस्तर पर गिर जाता है। मैं बोला, फिर वो काम कब करता है? वो बोली, कौन सा काम? बाबूजी, ये कहकर वो हंसी और बोली, वो तो नामर्द है। तभी तो पहली बीवी की शादी के 8 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। वो फिर से अपनी कहानी सुनाने लगी। अभी पीकर आएगा, साथ ही साथ भी लेकर आएगा, यहां भी पी लेगा। नशे में गिरता पड़ता सो जाता है। बेहोश होकर ऐसा पड़ता है कि उसे होश नहीं रहता। सुबह मैं ही जगाती हूं, मुंह पर पानी के छींटे मारकर। यही मेरी जिंदगी है। वो आगे बोली, बाबूजी, रात को इसको इतना भी होश नहीं रहता कि मुझे कोई आकर प्यार कर जाए।
कल तो सारे दिन मैं अकेली रहूंगी, सुबह ये चाय पिएगा। तब तक मैं इसके लिए खाना बनाकर टिफिन तैयार कर दूंगी, तब ये निकल जाएगा। वहां ये कपड़े धोकर सूखने डालेगा, फिर पीकर खाना खा लेगा। सुबह मैं 10 बजे तक सारे कपड़े प्रेस कर दूंगी, फिर किट्टू को नहलाकर दूध पिलाकर सुला दूंगी। मैं समझ गया था कि वो अब मुझे निमंत्रण दे रही है। मैंने कहा मैं ऑफिस से जल्दी 11 बजे आ जाऊंगा। हम दोनों ने चाय खत्म की। मैंने उसे अपने पास बुलाया और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। वो आकर बच्चे की तरह मेरी गोद में बैठ गई। मैंने उसे प्यार किया और उसे अगले दिन 11 बजे मिलने का वादा करके चलने को हुआ। वो फिर मुझसे गले लग गई। मैंने कहा कल खाना साथ ही खाएंगे, ये कहकर मैं वहां से निकल गया। मैं ड्यूटी से 11 बजे निकला। फिर एक शराब की बोतल खाने के लिए होटल से तंदूरी चिकन, बटर चिकन, शाही पनीर, चपाती और किट्टू के लिए कैडबरी चॉकलेट, दूध पीने के लिए एक शानदार बोतल खरीद लाया था। सुमित्रा मेरा इंतजार कर रही थी। बोली कितनी देर लगा दी? वो प्रेज का काम खत्म कर चुकी थी। मैंने अपने हाथ का पैकेट उसे पकड़ा दिया। उसने पूछा इसमें क्या है? मैंने कहा खुद ही खोल कर देख लो। उसने खाने का पैकेट खोला, फिर किट्टू की बोतल देखी, फिर आखिर में पैकेट खोला तो उसमें कपड़े देखकर खुश हो गई और मेरे गले लग गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे खाना खाने के लिए कहा। उसने खाना थाली में परोसा। इतने में मैंने उससे एक गिलास और पानी लाने को कहा, फिर अपनी शराब की बोतल निकाल ली। वो आश्चर्य से देखकर बोली आप भी? मैं बोला मेरी जान, तुमसे मिलन की खुशी में आज थोड़ी लेने का मन कर रहा है। मैंने अपने ग्लास में एक बैग बना दिया। तब मैंने वैसे ही उससे पूछा आप भी लोगी क्या? वो बोली मैंने जिंदगी में आज तक नहीं ली, और आप मुझे जहर भी पीला भी दोगे तो मैं खुशी खुशी पी लूंगी। मुझे आपके साथ कुछ ही दिन में पूरे जीवन का आनंद मिल गया है। ये कहकर एक ग्लास उठाकर मेरे सामने कर दिया। मैंने उसका भी एक बैग बना दिया। दोनों ने चीयर्स किया। मैंने अपना ग्लास उसके मुंह पर लगाया, उसने मेरे मुंह पर लगाया। हम दोनों ने अपने जाम खत्म किए, फिर खाना खाया। अब हम दोनों नशे में टुन्न हो गए थे। मैंने उसे अपने द्वारा लाए गए कपड़े पहनने को कहा। उस दिन मैंने उसके साथ शाम 7 बजे तक बिताया। वो बहुत खुश थी। हाँ, उसने एक बात और कही थी बाबूजी, आप रात को सुरेश के घर पर रहते भी आ सकते हो। मैंने कहा वो कैसे? वो बोली सुरेश शराब पीने का आदी है, तुम उसके साथ रात को मेरे घर दारू पीने बैठ जाना। तुम कम पीना, उसे ज्यादा पिलाना, वो पीकर बेहोश हो जाता है। जब तुम उसे शराब पिलाओगे तो वो बहुत खुश होगा। जब रात को पीकर लग जाए तो फिर रात भर मेरे साथ समय बिता सकते हो। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं अपने घर आ गया। अगले दिन मैं ऑफिस के लिए निकला तो गली में मुड़कर सुमित्रा से मिलने चला गया। मैंने उसे बताया कि आज रात मैं तुम्हारे साथ प्यार करना चाहता हूं। वो बोली ठीक है। शाम को आते समय सुरेश के लिए दारू की बोतल लेकर आना, मैं ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को मैंने एक फुल शराब बोतल, 2 बियर की बोतल खाने के लिए, कुछ नमकीन बटर चिकन, तंदूरी रोटी पैक करा ली और मैं घर के लिए निकल पड़ा। मैं जब सुमित्रा के घर पहुंचा तो शाम के 7 बज रहे थे। वो कपड़े प्रेस कर रही थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई। उसकी कातलाना मुस्कान पर मैं पागल हो गया था, पर मैंने कंट्रोल किया और उससे पूछा कहाँ है सुरेश भाई? वो बोली कपड़े देने गए हैं। मैंने पूछा कब तक आएंगे? वो बोली 9 बजे तक आ जाएंगे। मैंने कहा सामान लाया हूं रात के प्रोग्राम का। वो बोली जब वो आएगा तब आ जाना, वैसे भी पीकर आएगा, पर मैं उसको बोल दूंगी कि बाबूजी का जन्मदिन है, वो हमें पार्टी दे रहे हैं।
मैं सामान लेकर अपने कमरे पर आ गया। 9 बजे रात को मैं सुमित्रा के घर पहुंचा। सुरेश भाई टुन थे। वो झूम रहे थे। नशे में ही बोले, बाबूजी जन्मदिन की बधाई हो। मैंने कहा, ऐसे कैसे? सुरेश भाई, आओ साथ में एंजॉय करते हैं। तभी मैंने थैले से शराब और बियर की बोतल निकाली तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। मैंने 2 गिलास सुषमा से लाने को कहा। अपने गिलास में कम और उसके गिलास में ज्यादा शराब डालकर उसमें बियर मिला दी। वो तो भाई पक्का बेवड़ा निकला। एक सांस में ही पूरी पी गया। अभी मैंने गिलास अपने मुंह से भी नहीं लगाया था। मैंने फिर से उसका गिलास बियर और शराब से भर दिया। वो उससे भी सटक गया। मैंने उसे खाने के लिए कहा तो वो तो जमीन पर ही पसर गया। तब मैंने और सुमित्रा ने उसे पकड़कर एक तरफ लेटा दिया। अब मैंने सुमित्रा से कहा, अपने लिए गिलास ले आओ और खाना भी लगा। 2 रात के 10:30 बजे हैं। फिर सुमित्रा ने और मैंने अपने लिए छोटे छोटे पैक बनाए। अब दोनों को थोड़ा सुरूर आ गया था। जब हमारी शराब खत्म हुई तो मैंने सुमित्रा को खाना लगाने को कहा। उसने खाना परोसा। हमने प्यार से एक दूसरे के मुंह में निवाला दिया। सुबह 4 बजे मैं अपने कमरे पर चला गया। दोस्तों, मैं 2 महीने तक रोज उससे मिलता रहा। अंत में मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई और मैं उससे विदा लेकर अपने शहर आ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कहते हैं कि हर लड़के एक जैसे नहीं होते हैं, तो हर लड़कियां भी एक जैसी नहीं होती हैं और हर किसी को प्यार की कद्र नहीं होती है। तो वहीं किसी को प्यार मिलता है बट समझ नहीं पाता है। ऐसे ही एक लड़की एक रूम में आह भर रही थी। लड़का पूछने लगा, क्या हो गया है तुम्हें? वह लड़की कहने लगी, क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। तभी वह लड़का कहने लगा, आई एम सॉरी बेबी, इतना दर्द तो सहना पड़ेगा ना तुम्हें। यह कहकर के लड़का ने उस लड़की को अपनी गोद में उठाया और वॉशरूम ले जाकर शावर ऑन कर दिया, जिससे वह लड़की और लड़का दोनों भीगने लगे। फिर वह लड़का ने लड़की के भीगे हुए लबों पर अपने लब रख दिए और उन्हें किस करने लगा। धीरे धीरे उस लड़की की किस डीप होती जा रही थी, जिससे कि वह लड़की पागल होकर लड़के में सिमटती जा रही थी। फिर लड़का उसकी कमर पर किस करने लगा, जिससे कि वह लड़की हल्की हल्की सिसकियाँ निकालने लगी, जो लड़का को और उकसा रही थी। वह लड़के ने उसके कान में सेडेक्टिव आवाज़ में बोला, यू आर सो ब्यूटीफुल बेबी। फिर वह लड़की को अपनी बाहों में उठाकर रूम में लेकर आया और उसे बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर आकर के उसको किस करने लगा, जिससे कि लड़की मचलने लगी, उसकी सिसकियाँ निकलने लगी। धीरे धीरे लड़का वाइल्ड होने लगा और वह लड़की कंट्रोल में नहीं थी। फिर वह लड़का ने लाइट ऑफ कर दिया और ऊपर से ब्लैंकेट डाल दिया और वह पूरे कमरे में लड़की सिसकियाँ गूंज रही थी। कुछ देर बाद वह लड़की ने उस लड़के के लबों पर हल्की सी किस करते हुए बोली, रुद्र, तुम हमारी शादी की बात घर पर कब करोगे? माया की बात सुनकर के रुद्र जोर जोर से हंसने लगा। फिर माया को अपने ऊपर खींचते हुए कहा, स्वीटहार्ट, कौन सी दुनिया में जी रही हो? शादी, और वह भी तुमसे? अच्छा मजाक कर लेती हो तुम तो। रुद्र हंसते हुए माया के चेहरे पर हाथ फिराने लगा तो माया ने हैरान होकर बोली, क्यों नहीं कर सकते हो शादी? रुद्र, तुम बॉयफ्रेंड हो मेरे, हम इतनी रातें साथ गुजार चुके हैं, फिर शादी क्यों नहीं कर सकते हो तुम? माया की बात सुनकर के रुद्र ने पलटा खाकर के माया के ऊपर आकर कहा, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ रात गुजारने के लिए होती हो मेरी जान, और तुम लड़कियां इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो? तुम्हारे साथ 2 प्यार की बातें क्या कर लिया, या 2-4 दिन रात गुजार लिया, साथ में तो तुम शादी के सपने सजाने लगी हो। ओहो,
कितनी बेवकूफ़ होती हो ना तुम लड़कियां भी। यह कहकर के रुद्र वहाँ खड़ा हुआ और अपने शर्ट पहनकर पास खड़ी सिगरेट उठाकर जलाकर कस लेने लगा। उसके बाद सुनकर के माया ने खुद को एक चादर में लपेटकर गुस्से से कही, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे रुद्र तो मुझे यूज क्यों किया? यह तुमने सही नहीं किया। तभी रुद्र ने गुस्से से माया को देखा और चिल्लाते हुए बोल पड़ा, क्या कहा तुमने? मुझे जानती नहीं हो? रुद्र वीर रॉय हूँ मैं, और मुझसे पंगा लेने से पहले 1000 बार सोच लेना, क्योंकि अगर मुझसे उलझने की कोशिश की ना माया, तो जो अभी तुमने मेरे साथ यह मोमेंट बिताया है ना, तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे इसका प्रूफ। इतना कहकर के रुद्र एक रहस्यमय स्माइल करने लगा, जिसे देखकर के माया के तन बदन में आग लग गई और रुद्र का कॉलर पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कही, तुम इतने घटिया और गिरे हुए इंसान निकलोगे, मैंने सोचा नहीं था। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। लड़कियों को बहुत खिलौना समझते हो ना तुम, तो याद रखना तुमको भी कोई ऐसी लड़की मिलेगी जो दूसरों के बेड पर रह चुकी होगी। माया की बात सुनकर के रुद्र की आंखें गुस्से से बड़ी हो गई और उसने गन निकालकर माया के माथे पर रख दिया और चिल्लाते हुए कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ। इतना कहकर के रुद्र ने माया को ज़ोर से धक्का दिया और माया घबराते हुए वहाँ से अपने कपड़े उठाकर भाग निकली। रुद्र ने गुस्से से टेबल पर रखी वाइन का ग्लास उठाकर सिप लेते हुए कहा, उफ, ये लड़कियाँ भी ना शादी दिमाग का दही कर दिया है। तभी रुद्र का फ़ोन रिंग हुआ। वह देखा तो कॉल प्रताप का था। कॉल रिसीव करते ही प्रताप ने कहा, बॉस आपने जो बोला था उसी काम के लिए आए हैं। रुद्र ने धीमी आवाज़ में कहा, अच्छा हमें दिखाओ भी कॉल करके, मुझे काम में कोई लापरवाही नहीं चाहिए। प्रताप बोला, ओके बॉस। थोड़ी देर में रुद्र भी कॉल पर था, साथ में सिगरेट का कस भी ले रहा था। प्रताप एक गोदाम में था। वहाँ एक आदमी रो रो कर प्रताप के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मर गया तो उनको कौन संभालेगा। वह आदमी रोए जा रहा था, उसकी हालत ख़राब थी। तभी प्रताप ने एक थप्पड़ मारते हुए गुस्से से कहा, चुप कर, दिमाग ख़राब मत कर, देख नहीं रहा है बॉस भी कॉल पर हैं और तूने हमारे बॉस से पंगा लिया है, उनकी खबर लीक करने की कोशिश की है, तो तू बच कैसे सकता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर मेरा। प्रताप ने यह कहकर के उस आदमी के ऊपर गन तान ली। वह इंसान प्रताप के पांव पड़ रहा था और गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे मत मारो, मैं कुछ नहीं किया है। वह सिसक सिसक करके रो रहा था। खौफ से उसका चेहरा फीका पड़ गया था। तभी भी कॉल पर देख रहा था। रुद्र गुस्से से चिल्लाया, अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है प्रताप, मैं इस बुढ़े का रोना धोना देखने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ, जस्ट किल हिम। रुद्र के चिल्लाते ही प्रताप ने गन का ट्रिगर दबा दिया और गोली उस आदमी के सीने में जा लगी। उस आदमी की बॉडी तड़पने लगी और कुछ ही देर में वह डेड बॉडी बदल गया। फिर रुद्र ने प्रताप से कहा, इसकी बॉडी ठिकाने पर लगाओ, कोई क्लू अगर छूट गया ना तो तुम सब भी वहीं पर जाओगे जहां यह इंसान गया है। तभी सब लोगों ने एक ही आवाज़ में कहा, ओके बॉस, शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। और रुद्र ने एक सुकून की सांस लिया और कॉल कट कर दिया। वह मुंबई शहर का एक रईस ज़्यादा था जो कि बिजनेस के आड़ में माफिया का काम करता था। रुद्र इंसान के रूप में जानवर था, पर दिखने में एक हीरो के जैसा था। हल्का बियर्ड, गोल गोरा फेस, चमकती हुई काली आंखें, घुंघराले बाल जो कि जेल से सेट किए हुए थे, फिट बॉडी, 6 फुट 5 इंच हाइट, दिखने में हट्टा कट्टा नौजवान, रौबदार आवाज़ जो कि लड़कियां देखें तो देखती रह जाएं, अपनी नज़र न हटाएं। कोई भी लड़कियां उसके साथ रातें रंगीन करने के लिए तैयार रहती थी। क्या कभी इस इंसान को कोई बदलने वाली मिल जाएगी। एक तरफ रुद्र ने जुर्म की हर हद पार कर दी थी। लोगों पर वह वही जुर्म करता जो कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। वही हमारी प्यारी सी हीरोइन जो कि दिखने में बेहद ही प्यारी
कोई देखे तो एक पल के लिए खो सा जाए। हाइट 5 फुट 4 इंच, गोरा रंग, घने और लंबे काले कर्ली बाल, गहरी ब्राउन आंखें जो दूर से ही दिखने में चमक जाती थी, बड़ी बड़ी आंखें, घनेरी पलकें, बच्चों की जैसी शक्ल, मासूम चेहरा, भोली सूरत, तरासे हुए नैन नक्श, पतली बॉडी, गोरी रंगत। जो यह हमारी माही गिल। डांस का बहुत शौक था माही को, इसलिए बच्चों को डांस ट्यूशन भी देती थी। माही एक जिंदा दिल लड़की थी, ऑफिस में काम करती थी और वक्त मिलता तो एनजीओ भी जाती, मानो वह मासूम लोगों की मदद के लिए ही उसे ऊपर वाले ने भेजी हो। सुबह के 10 बज रहे थे और वह ऑफिस में जाने को तैयार हो रही थी। वह काफ़ी लेट हो चुकी थी और मन ही मन बड़बड़ा रही थी, ओ गॉड, कितना लेट हो गई हूँ मैं। और बड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोली, मम्मी मैं ऑफिस जा रही हूँ, नाश्ता दे दो, भूख लगी है और काफ़ी लेट भी हो रही हूँ। हाँ बेटा लाती हूँ, बस 2 मिनट रुको। उसकी माँ उसके लिए नाश्ता लेकर आई और कहने लगी, यह लो गर्मा गर्म तेरा ब्रेड पिज्ज़ा। यह देख कर के माही कहने लगी, मम्मी जल्दी करो ना, मुझे लेट हो रही है। अंजना जी जो कि माही की मम्मी एक बहुत ही अच्छी माँ होने के साथ साथ एक नेक औरत भी थी, हमेशा सबका ख्याल रखने वाली थी। तभी माही की सौतेली बहन रूम से निकली और माँ बेटी को हंसते देखा तो अंदर तक जल गई। तो माही को ताना मारते हुए कहा, बस खाना है और उड़ाना है, जैसे बाप रख कर गया हो। माही की सौतेली बहन रिम्मी माही और अंजना जी को परेशान करने का एक भी मौका अपने हाथ से वह जाने नहीं देती थी। बस एक एक बहाने ढूंढ ही लेती थी उनको टॉर्चर करने के लिए, जिसमें माही का सौतेला भाई आकाश अपनी बहन रिम्मी का साथ देता था और कभी भी माही या अंजना जी की साइड नहीं लेता था। और इससे पहले कि वह कुछ बोलती, माही का हाथ उसकी माँ ने पकड़ लिया। तभी माही ने मुंह बनाते हुए अंजना जी से बोली, क्यों रोका आपने मुझे मम्मी? आपकी ढील की वजह से ही तो दिन पर दिन हावी होती जा रही है यह हम पर, और इतना सुनाती रहती है। उसकी बात सुनकर के अंजना जी ने प्यार से माही को समझाते हुए कहा, इसका तो रोज का है बेटा, क्यों खामखा इसके मुंह लगना है। माही ने पिज्ज़ा का बाइट लेते हुए हंसते हुए कहा, वैसे बोल तो सही रही थी आप मम्मी, इसके मुंह में ताने वाली मशीन जो लगी हुई है कभी रुकती ही नहीं है। यह बातें कह कर के दोनों फिर से हंस पड़े थे। अंजना जी ने माही को समझाते हुए कहा, वह तेरी बड़ी बहन है, ऐसा नहीं बोलते हैं बच्चा, बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए ना। फिर माही ने अपना बैग उठाया और अंजना जी के गाल पर किस करते हुए कहा, मम्मा लव यू, अब मैं ऑफिस जाती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। ठीक है बच्चा, ध्यान से जाना। और वह ऑफिस के लिए निकल गई। माही गिल बहुत ही खूबसूरत मिसाल थी। वह सुबह ऑफिस जाती थी और शाम के आसपास एक बच्चों का अनाथालय था, उस एनजीओ में 5 से 6 घंटे जॉब करती थी। जब माही एनजीओ में एंटर हुई तो सारे बच्चे भाग कर के उससे लिपट गए, कहने लगे, दीदी आप आ गई, दीदी आ गई। माही ने प्यार से बच्चों को गले लगाते हुए कहा, रिलैक्स रिलैक्स, देखो मैं आज आप लोगों के लिए क्या लाई हूँ। तभी एक छोटे से बच्चे ने उसे पूछने लगा, क्या लाई हो दीदी, दिखाओ ना। वह बहुत ही मासूमियत से बोल रहा था, ठीक है, पहले आप सब बच्चा पार्टी अपनी आंखें बंद करो, आपके लिए सरप्राइज है। यह देखो आप सबके लिए एक बड़ा सा केक। उसने बच्चों के सामने रख दिया। एक बच्ची ने मुस्कुराकर कहने लगी, वाह दीदी, इतना बड़ा केक, यह हमारे लिए है। माही ने प्यार से उस बच्ची के गाल को छूते हुए कहा, हाँ यह सब आप क्यूट क्यूट से बच्चे पार्टी के लिए है। यम्मी यम्मी। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने खुशी के मारे शोर मचा दिए। उनकी खुशी देख कर के माही के होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड सीमा उसके पास आकर के उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, कितना करती है तो इन बच्चों के लिए, इतना हम में से कोई भी नहीं कहता है। सीमा माही की बेस्ट फ्रेंड थी, दोनों एनजीओ में एक साथ ही काम करती थी। सीमा पूरे टाइम एनजीओ को देखती थी, मगर माही ऑफिस पे जाती थी
और उसके बाद हाफ टाइम में एनजीओ को संभालती थी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे बोझ थे। एक तो माँ का भी ख्याल रखना था, उनकी बीमारियों का दवाइयों का भी खर्च माही को ही उठाना था और घर को भी चलाना था। दोनों दोस्त एक दूसरे के लिए आधी रात को भी जान देने के लिए तैयार रहती थी। सीमा की बात सुनकर के माही ने बोली, यार जब उनके होठों पर स्माइल देखती हो ना तो एक अलग ही खुशी मिलती है। मेरी खुशी उनकी खुशी से जुड़ गई है। मुझे आज भी याद है कि मेरे पापा मेरे पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही गुजर गए थे। बचपन से भाई के ताने सुन सुन करके बड़ी हुई हूँ और पिछले 5 सालों से दीदी भी ताने सुनाती रहती हैं। बिना माँ बाप के साये के भी जीना कितना मुश्किल होता है, यह मैं जानती हूँ। मेरे पास तो माँ भी है, इनके पास तो माँ और बाप दोनों ही नहीं है। कितना मुश्किल होगा ना इनके लिए जीना। इसीलिए बस इनको थोड़ी सी स्माइल करा सकूं, इसी कोशिश में लगी रहती हूँ। माही की आंखें हल्की नम हो गई तो सीमा उसकी भींगी पलकें साफ करते हुए बोली, इमोशनल तो कूट कूट के भरे हुए हैं ना तुझ में, चल अब स्माइल करके देख मेरी तरफ। माही ने सीमा का चेहरा खुशी से दमकता हुआ देखा तो पूछी, अच्छा तो बता सीमा, आज फेस पर इतनी बड़ी स्माइल क्यों है? सीमा ने खुश होते हुए कहा, आज अमन आ रहा है मुंबई से पूरे 2 साल बाद और बोल रहा है हमारे रिश्ते की बात भी करेगा। वह अपने घर और अपनी फैमिली को कन्विंस भी करेगा। बहुत जल्द हमारी शादी भी हो जाएगी। भगवान करे 10 साल का रिलेशनशिप के बाद फाइनली हम एक होने जा रहे हैं। क्या सच में? सीमा यार यह तो बहुत ग्रेट न्यूज़ है, सच्ची कॉन्ग्रेचुलेशन। माही बड़े खुश होकर के बोल रही थी। सीमा ने कन्फ्यूजन से बोली, आज मैं उससे मिलने भी जा रही हूँ, बताना यार कौन सी ड्रेस पहनूँ? माही ने सीमा के गाल खींचते हुए कहा, वह रेड वाली, उसमें तो पटाखा लगती है जो लास्ट तूने अपने बर्थडे पर पहनी थी। तभी सीमा ने माही के दोनों हाथ पकड़ के कहा, यार माही तू भी ना सच ना मेरे साथ में बहुत अच्छे से समझती हो मुझे। अगर तू ना रहती तो पता नहीं मेरा क्या होता। थोड़ा नर्वस हूँ, इतने टाइम बाद मिल रही हूँ, चल ना यार तू भी। माही ने बड़ा सा मुँह बनाते हुए कहा, पर यार मैं तेरी डेट पर कैसे जा सकती हूँ? तो पागल है क्या? कुछ भी बकती है। सीमा ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, यार चल ना, तुझे अमन से भी तो मिलना है ना, बस तो उससे मिलना फिर तू आ जाना, प्लीज़ प्लीज़ चलना। माही ने उसका चेहरा देखा तो घूरते हुए कहा, समझ गई तो नहीं मानने वाली है, ठीक है वैसे भी कौन सा तू तो बिना मुझे लिए नहीं मानने वाली है मेरी बात। माही की बात सुनकर के सीमा ने उसे झप्पी ले ली तो वह भी स्माइल करने लगी। थोड़ी देर में वह दोनों अमन के सामने बैठी थी। सीमा से ज़्यादा तो अमन शर्मा रहा था। अमन बहुत ही ज़्यादा मासूम और शरीफ लड़का था। लॉयल्टी ही उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। तीनों एक टेबल पर बैठे थे और माही ने दोनों के लिए ऑर्डर कर दिया। फिर अमन को छेड़ते हुए कहा, हाँ तो जीजू कब दुल्हन बना रहे हैं हमारी सीमा को? माही के सवाल पर अमन ने प्यार से सीमा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, इसलिए तो मैं चेन्नई से आया हूँ ना माही, ताकि आपकी दोस्त को अपने घर की खुशी बना सकूँ और मैं भी इसके बिना नहीं रह पाऊँगा। अमन की बात सुनकर के सीमा की नज़रों में सारी कायनात का प्यार उमड़ कर आ गया था, जैसे आखिर प्यार होता ही है इतना खूबसूरत। तभी माही ने हंसते हुए कहा, दुल्हन बनाकर ले जाने की परमिशन है, पर मेरे दोस्त को ज़रा भी परेशान किया तो बैंड बजा दूंगी आपकी। एनजीओ में काम करती हूँ, मैं पुलिस के कांटेक्ट में हूँ। माही की धमकी पर अमन ने एक्टिंग करते हुए कहा, अरे आप तो बड़ी डेंजरस हो, आप तो अब तो डर के रहना होगा। आप परेशान न हो, मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, आपकी दोस्त को पलकों पर बिठाकर रखूँगा। तभी माही की फ़ोन की रिंग बजी तो वह एक खाली टेबल पर जाकर के बैठ गई। अमन ने सीमा को शरारती निगाहों से देखते हुए कहा, तो तुमको हमेशा के लिए ले जाने आया हूँ, कीमत तो लगेगी ना मैडम? कीमत तो लगेगी ना मैडम? अच्छा कीमत चाहिए, दो अभी कीमत। सीमा अमन के पेट में गुदगुदी करने लगी।
इसी का फ़ायदा उठाकर अमन ने सीमा को अपनी ओर खींच लिया और बाहों में कस के उसके गुलाबी लबों पर अपने लब रख दी। सीमा ने अमन की बाहों में सिमटते हुए कहने लगी, अमन क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा, छोड़ो मुझे। तभी अमन ने उसे खुद में समाते हुए कहा, तो होने दो ना, मैं तो अपनी होने वाली बीवी को प्यार कर रहा हूँ। यह कहकर के उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके लबों पर अपने लब रख कर किस करने लगा और धीरे धीरे उसकी कमर पर हाथ फिराने लगा, जिससे सीमा बेचैन होकर के अमन में सिमट गई। फिर अमन ने सीमा की टंग को अपनी टंग से हल्का सा टच किया। आसपास कोई भी नहीं था। वह लोग कोने वाले टेबल पर बैठे हुए थे, इसीलिए कंफर्टेबल भी थे। सीमा को किस से सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो अमन ने उसके लबों को छोड़ दिया, जिससे अमन और उतावला हो गया और उसे खुद से जाकर फिर से उसके लबों पर अपने लब रख दिए और उसे काटने लगा। अमन के हाथ हल्के हल्के सीमा की बॉडी पर चल रहे थे, साथ में दोनों एक दूसरे को डीप किस भी कर रहे थे। अमन और सीमा अपनी आने वाली ज़िंदगी और एक दूसरे में ऐसे खोए थे कि उन्हें आइडिया भी नहीं था कि कोई उन्हें चुपके से देख रहा है। पर उसकी नज़र तो माही पर था, जो कि माही दूर खाली टेबल पर बैठे फ़ोन से बातें कर रही थी। वह माही को देख करके आह भर रहा था। और वो लोग होते भी कैसे ना, इतने साल इंतज़ार किया था उन्होंने इस लम्हे का, और अब यह दोनों फाइनली एक होने जा रहे थे। जो इंसान छिपकर उन लोगों को देख रहा था, मन ही मन बड़बड़ा रहा था, माही मैडम यहाँ घुल खिला रही हैं। अच्छा तो यह बात है, इलाज तो करना पड़ेगा ना मेरी माही जी, यहाँ किसी और से लगी पड़ी हैं। तुम्हें सज़ा तो मिलेगी, गलत आदमी से पंगा लिया है। काफ़ी देर बीत गई। माही की मीटिंग ख़त्म हुई तो सीमा और अमन के पास आकर खड़ी हुई। अच्छा सुनो गाइस, मुझे थोड़ा काम है, एक अर्जेंट कॉल आ गया है, मुझे जाना होगा। तुम लव वाइड्स एंजॉय करो, ठीक है? ध्यान से जाना, ओके, सी यू। वह वहाँ से निकल गई। थोड़ी देर बाद सीमा और अमन भी रेस्टोरेंट से निकले तो सीमा ने नम आँखों से अमन को गले लगाते हुए कहा, अब कब मिलोगे अमन? अब तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता है यार। अमन ने सीमा के माथे पर किस करते हुए कहा, उदास मत हो मेरी पगली, बहुत जल्द तुम्हें अपने घर लेने आने वाला हूँ। मैं फिर रोज़ ऐसे ही मेरे सीने से सर रख करके मेरे साथ कभी खुद से दूर नहीं करूँगा। अभी तुम घर जाओ, मैं घर जाकर कॉल करता हूँ। फिर अमन वहाँ से निकल गया और सीमा भी जाने लगी। उधर माही जैसे ही चलने लगी तो रेस्टोरेंट वाला इंसान माही को फॉलो करने लगा। कुछ दूर जाकर के उसने नोटिस किया कि कोई उसके पीछे आ रहा है तो वह और तेज़ चलने लगी, पर फॉलो करने वाले ने अपनी गति बढ़ा दी तो वह भी रुक गई और उसके सामने आकर के खड़ी हो गई और ऊंची आवाज़ में बोली, क्या प्रॉब्लम है? क्यों फॉलो करते हो मुझे तुम रोज़? क्यों तुम ऐसे परेशान करते हो? तभी उस इंसान ने गुस्से से कहा, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो पागल हो जाता हूँ, और तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर के घुल खिला रही हो ना, उसका क्या? तो तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अभी क्यों कर रही हो? माही ने गुस्से से कहा, तुमने मुझ पर नज़र रखी थी। यह बनवारी था, सड़क का गुंडा, जो माही की सुंदरता देखकर पागल हो गया था और उसे पसंद करता था। हजार बार माही के हाथों रिजेक्ट होने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ता था। क्यों मेरा पीछा करते हो तुम बनवारी? क्यों मुझे परेशान करते हो? पिछले 2 साल से तुमने मुझे परेशान किया हुआ है। वह यह कहते हुए रोने लगी। माही को बनवारी बहुत परेशान किया करता था। कहने लगा, आपने भी तो मुझे परेशान करके रखा है ना माही जी। क्या चाहते हैं हम? बस इतना ही ना कि आप हमारी बन जाएं। क्यों हमें अपने पीछे पीछे घुमाती हैं? आप शादी कर लीजिए हमसे, रानी बनाकर रखेंगे आपको। बहुत पैसा है हमारे पास। बनवारी माही को पसंद करता था, उसके पीछे नहा धोकर पड़ा हुआ था। माही ने हर बार उसे रिजेक्ट किया था, पर वह एक नंबर का बेशरम था। वहीं दूसरी तरफ सीमा किसी से बात करने लगी थी, वह भी उसी तरफ आ रही थी जिस तरफ माही थी। अचानक उसकी नज़र माही पर पड़ी तो सोच में पड़ गई, यह यहाँ क्या कर रही है? यह तो कहीं अर्जेंट काम से जाने वाली थी।
तभी वह सोचते हुए कहने लगी, 1 मिनट, यह आदमी कौन है और माही इतने गुस्से में क्यों बात कर रही है? देखना होगा मुझे, कहीं यह किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है ना। उसने ऑटो रुकवाया और वहीं उतर गई। बनवारी कहने लगा, आखिर किसी और में क्या रखा है, मेरे में बहुत कुछ है। माही कहने लगी, चुप हो जाओ, अपनी गंदी हरकतें और बातें बंद करो। बनवारी कहने लगा, आप सिर्फ हमारी हैं। माही भी गुस्से में ज्वाला की तरफ फूट पड़ी। यह खोखली धमकियाँ किसी और को देना, समझे तो मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। इतना कह कर के माही वहाँ से चली गई। सीमा जब वहाँ पर पहुँची तो माही जा चुकी थी और बनवारी भी। वह पैर पटकते हुए कहने लगी, ओह डैम, अब क्या करूँ मैं? चलो कोई नहीं, NGO जा कर के पूछती हूँ उससे, पर फ़िलहाल इस लड़के का पीछा करती हूँ और देखती हूँ कि यह कौन है। इतना तो कन्फर्म है कि यह सही इंसान नहीं है। पर फिर उसके दिमाग में यह बात आया कि जब यह इंसान सही नहीं है तो मुझे उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, और वह सीधा NGO चली गई। इधर बनवारी ने अपने किसी फ्रेंड को कॉल लगाया, पूछा, तेरे पास प्रताप भाई का नंबर है क्या? वह आदमी कहने लगा, हाँ है ना, अभी सेंड करता हूँ। और वह शैतानी स्माइल बनवारी के होठों पर आ गई। कुछ तो पनप रहा था उसके दिमाग में, पर क्या? वहीं दूसरी तरफ शाम के 7 बज रहे थे जब माही को होश आया। आँख खोली तो खुद को किसी कमरे में पाया। उसने आंखें मलते हुए देखा तो हैरान रह गई, यह मैं कहाँ हूँ? फिर उसने अपने चारों तरफ देखा। रूम में काफ़ी डेकोरेशन थी, काफ़ी ओल्ड फैशन वाली, कुछ अलग सी। और तभी बाहर से कुछ आवाज़ आने लगी, छन छन। घुंघरू की आवाज़ बड़ी ही तेज आने लगी और कोई सॉन्ग भी चल रहा था। यह मैं कहाँ हूँ? वह चौंकते हुए अपनी निगाहें चारों तरफ डाल रही थी और खुद में ही बोले जा रही थी, लगता है कोई डांस कर रहा है। वह बेड से उठते हुए बाहर की तरफ देखी और चल दी जहाँ से सॉन्ग की आवाज़ आ रही थी। बाहर निकली तो देखा कि एक बड़ी सी हॉल था जो पूरी सजी हुई थी और काफ़ी सारी लेडीज़ थी वहाँ पर। फिर उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। यह कोई कोठा है लग रहा है, पर मैं यहाँ कैसे आई? वह बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी और बहुत परेशान लग रही थी, और उसके जगह कोई भी लड़की होती तो परेशान ही होती। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई और आवाज़ लड़खड़ा गई। वहाँ कुछ लड़कियाँ शॉर्ट ड्रेस में डांस कर रही थी। फिर थोड़ी हिम्मत करके उसने खुद को संभाला और खुद से कही, इससे पहले मुझे यहाँ कोई देख ले, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो फिर यह मेरे साथ बहुत गलत करेंगे। घबराहट के मारे माही की तो जान ही निकलने लगी थी। वह दबे पाँव वहाँ से निकलने लगी, बिना कोई शोर किए ही आराम से और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए ऐसे चल रही थी जैसे कि उसके कदमों से आवाज़ न आए। और सबसे बचते बचाते वह मेन गेट तक पहुँच गई। तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज़ दी, भागने की कोशिश कर रही हो? उसने मुड़कर देखा, एक लेडी ऑलमोस्ट 50 साल की, बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप किए हुए, काफ़ी मोटी सी, आँखों में अलग ही रौब, भारी साड़ी पहने हुए, वह मुंह में पान दबाई हुई थी। वह इस कोठे की मालकिन थी जिसे सब हीराबाई बोलते थे। उसे देख कर के माही डर से काँप गई। फिर उस औरत ने पान चबाते हुए कहा, ए लड़की, यहाँ ना तो कोई अपनी मर्जी से आता है और ना ही कोई अपनी मर्जी से जाता है। यहाँ जो भी होता है मेरी यानी कि हीराबाई की मर्जी से होता है। बात खोपड़ी में घुसी तेरी। हीराबाई की आवाज़ हल्की थी पर माही को डरा देने के लिए काफ़ी था। फिर हीराबाई माही का हाथ पकड़कर खींचकर अंदर ले आई और ज़मीन पर धक्का दे मारी। वहाँ सारी लड़कियाँ थी और वह आपस में खुसुर फुसुर करने लगी। उसमें से एक लड़की ने माही को देखते हुए दूर से कहा, यह नई आई है, बहुत खूबसूरत है, इसके आने के बाद हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तभी दूसरी लड़की बोली, हाँ तो सही कह रही है, तभी तो भाई ने डबल कीमत देकर इसे ख़रीदा है और सारे मोटे मोटे अमीर क्लाइंट्स को यही उड़ा ले जाएगी, अपनी भी कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी। अब माही नीचे गिरी हुई थी और सब उसके सामने खड़े थे। तभी माही ने रोते हुए कहा,
तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? तुम लोग जाने दो ना मुझे प्लीज़। तभी हीराबाई ने हॉल में पड़े हुए झूले पर बैठते हुए बोली, बताती हूँ, थोड़ा सब्र रखो। पहले यह सवालों की बौछार बंद कर दो। बिक चुकी हो तू, कोई यहाँ पर तुझे बेच कर गया है, कीमत देखकर खरीदा है मैंने तुझे, वह भी पूरे 10 लाख में। हीराबाई की बात सुनकर माही के सकते से आंखें बाहर को आ गई और घबराई हुई लहजे में बोली, क्या यह क्या आप कह रही हैं? मुझे यहाँ बेच दिया है? यह कैसे हो सकता है? तभी हीराबाई ने शांत आवाज़ में कहा, ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डाल लड़की, अब तुझे यहीं रहना है, तुझे धीरे धीरे सब जान लेनी है। तभी हीराबाई ने माही को देखकर मक्कारी से हंसते हुए बोली, ए लड़की, इसे अच्छे से सजाओ संवारो, अच्छे से इसको सारी अदाएँ सिखाओ, कैसे रिझाना है मर्द को, कैसे पैसे निकालते हैं, तभी तो 10 लाख वसूल होंगे ना। वहीं दूसरी तरफ जिस आदमी ने उस पिक्चर को दिए थे वह कोई और नहीं बनवारी था, और बनवारी ने प्रताप को पिक्चर दिखाया था और वह पिक्चर माही का था जिसे उसने उठाना था। प्रताप रुद्र के सामने गया और वह पिक्चर लिए हुए था। अचानक से वह पिक्चर रुद्र के पैरों के सामने गिर गया। रुद्र ने जैसे ही उस तस्वीर पर निगाहें पड़ी, उसकी निगाहें उस तस्वीर पर थम गई थी। कुछ देर के लिए तो वह सब कुछ भूल गया और उसे तस्वीर से नज़र हटा भी नहीं पा रहा था। तभी प्रताप ने फ़ौरन से उस तस्वीर को उठा लिया। तब जाकर के रुद्र की नज़रें हटी और होश में आते ही रुद्र ने कहा, यह किसकी पिक्चर है, मुझे दिखाओ। रुद्र की बात सुनकर के प्रताप ने फ़ौरन से उस पिक्चर को देते हुए कहने लगा, वो। तभी रुद्र गुस्सा होते हुए बोला, क्या वो कर रहे हो, जल्दी बोलो, यह लड़की कौन है और इसका क्या करना था? कहीं इस लड़की को तुमने मार तो नहीं दिया? प्रताप कहने लगा, नहीं बॉस, यह एक बनवारी नाम का आदमी है, उसने ही मुझे कांटेक्ट किया था और वह चेन्नई में रहता है। मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया और मैंने आपको कॉल भी किया था, मगर आपने बोला कि मैं अभी बिजी हूँ, तुम संभालो, बाद में मुझे बता देना। यह सुनकर के रुद्र उस पिक्चर को देखते हुए कहने लगा, क्या करना था इसके साथ? प्रताप कहने लगा, इस लड़की को बेहोश करके कोठी पर बेचना था, उस आदमी का यही कहना था और उसके लिए हमें वह आदमी 50 लाख रुपए दिया। रुद्र यह सुनकर के आंखें लाल किए हुए गुस्से से खड़ा हो गया और कहने लगा, दिमाग खराब है क्या तुम लोगों का? इस लड़की को कौन से कोठी पर रखा है तूने? प्रताप फ़ौरन से डरते हुए लहजे में बोला, बॉस, वह हीराबाई के कोठी पर है। यह सुनते ही रुद्र कहने लगा, जल्दी से गाड़ी निकालो और चलो। क्या होगा अब माही के साथ? क्या माही की ज़िंदगी अब नर्क बन जाएगी? क्या उसकी ज़िंदगी वहीं कटेगी, या फिर रुद्र उस पिक्चर में माही को देखकर उसके पास गया है, वह उसके साथ क्या होगा अब? यह जानने के लिए बने रहे इस कहानी के साथ। आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।